भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकामध्ये महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येला बाबासाहेबांना वैचारिक अभिवादन करण्यासाठी आपण सारेजण आवर्जून उपस्थित आहात। उपस्थित सर्व मान्यवरांचं, आदरणीय आयुक्त साहेब आणि आदरणीय दिलीप मंडल साहेबांचं आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आज या निमित्तानं स्वागत करतो आहोत। वरिष्ठ पत्रकार, मानांकित विचारवंत, लेखक आणि सोशल मीडियावरच्या सध्याच्या अतिशय बहुचर्चित असणारं नाव अर्थात दिलीप मंडल साहेबांचं आहे आणि आज ते या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपल्यामध्ये उपस्थित आहे आणि विचारवेध ही जी शृंखला घेऊन, विचार शृंखला घेऊन नवी मुंबई महानगरपालिका जी झपाट्यानं प्रत्येक महिन्यात एक कार्यक्रम आदरणीय आयुक्त राजेश नार्वेकर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केला जातो आहे आणि भरभरून प्रतिसाद या सगळ्या उपक्रमांना रसिकांचा मिळतो आहे। अगदी फेसबुक लाईव्ह, यूट्यूब लाईव्ह आणि इंस्टाग्राम लाईव्ह वरनं सुद्धा हजारो देशापरदेशातले नागरिक हा कार्यक्रम ऑनलाईन अनुभवत असतात। त्यांचंही नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो। या विचारवेधच्या निमित्तानं वक्त्यांची ही जी मांदी आळी एक नवा विचार घेऊन आपल्यामध्ये येते आहे दर महिन्याला, त्यामध्ये आज आदरणीय दिलीप मंडल साहेबांसारखं आदरणीय व्यक्तिमत्व या निमित्तानं आवर्जून उपस्थित आहे। वरिष्ठ पत्रकार और मानांकित विचार के रूप में जाने जाने वाले दिलीप मंडल साहब, पत्रकारिता का विधिवत शिक्षण उन्होंने टाइम्स सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज यहाँ हासिल किया। पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी प्रिय शिक्षक, प्राध्यापक उनकी पहचान है। समाजशास्त्री, यह भी इनकी एक अलग पहचान है। वैकल्पिक मीडिया में लगातार प्रयोगशील व्यक्तित्व के रूप में वो जाने जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस समूह, टाइम्स ऑफ इंडिया समूह, इंडिया टुडे समूह, स्टार इंडिया समूह, जी न्यूज, CNBC न्यूज, ऐसे प्रेस मीडिया से टीवी मीडिया तक बेहतरीन मीडिया समूह के विभिन्न पदों पर उन्होंने सभी जगह उल्लेखनीय काम किया है, आप सभी को पता है। और इन सभी कामों में उनकी एक अलग मुद्रा छोड़ी है, उन्होंने एक अलग पहचान रखी है। विद्यमान स्थिति में द प्रिंट समूह के वह सलाहकार संपादक है। विकास, विस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षण नीति, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर वो निरंतर लिखान करते आ रहे हैं। एडिटर्स गिल्ड के वह सदस्य है और मीडिया कानून संबंधी गिल्ड की कमेटी के आदरणीय मेंबर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में उनके मार्गदर्शन में बेहतरीन और सच्चे पत्रकार निर्माण हुए हैं, ये भी उनकी एक अलग पहचान है। पत्रकारिता विषय पर उनकी 4 बुक्स है, जिसमें मीडिया का अंडरवर्ल्ड, अनसोशल नेटवर्क, ये तो है ही, और उन्होंने जाति जनगणना पर भी एक किताब रखी है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से वो सम्मानित है और प्रेस काउंसिल ऑफ मीडिया द्वारा राजा राम मोहन राय पत्रकारिता पुरस्कार और डाइवर्सिटी मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार, ऐसे उत्कृष्ट पत्रकारिता के नए नए पुरस्कार भी सर को मिले हैं। सामाजिक विषयों पर जागरूक निरंतर लेखन करते हैं। सोशल मीडिया पर मैंने जैसे बताया बहुचर्चित है, लोकप्रिय नाम है आजकल का। खुद को फुले आंबेडकरी विचारधारा से प्रेरित मानते हैं और जाति मुक्त भारत की कल्पना करते हैं। देश विदेश में उनके कई व्याख्यान हो चुके हैं और आज के व्याख्यान की भी विशेषता ये है कि सर एक्चुअल आज अमेरिका जाने वाले थे व्याख्यान के लिए, लेकिन हमारे लेट्स रीड फाउंडेशन के प्रफुल्ल जी वानखेड़े ने उनको इस स्मारक के बारे में बताया, इस व्याख्यान की महत्वता बताई। फिर उन्होंने उनका आज का जो फ्लाइट था वो कैंसिल करके वो हमारे यहाँ आए और वो कल अमेरिका जा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए इतनी बड़ी उपलब्धि आज दिलीप मंडल साहब के रूप में यहाँ है। मैं आदरणीय महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर सर को विनती करता हूँ, कृपया आप मंच पर आए और दिलीप मंडल साहब का आप सभी की तरफ से स्वागत करें। नवी मुंबई महानगर पालिका और नवी मुंबई की जनता की तरफ से सत्कार करें। आदरणीय आयुक्त साहब से विनती है, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। दिलीप मंडल साहब, आप भी कृपया मंच पर आने की कृपा करें। दिलीप मंडल साहब का आज सम्मान आज की इस व्याख्यान माला में व्याख्यान पुष्प गूंजते हुए विचार वेद व्याख्यान माला में हो रहा है। और
नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से विचार वेद इस व्याख्यान माला में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और राष्ट्र निर्माण इस विषय पर दिलीप मंडल जी आज अपने विचार रखेंगे। उनको शाल समर्पित की जाती है। सर, हमारा जो शहर है वो माझी वसुंधरा अभियान जो महाराष्ट्र राज्य का है उसमें नंबर 1 शहर है, इसलिए हम बुके की जगह आपको तुलसी का पौधा भेंट दे रहे हैं और बुके की जगह बुक, ये हमारी संकल्पना है क्योंकि हम रीडिंग कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। और लेट्स रीड फाउंडेशन की तरफ से प्रफुल्ल वानखेड़े जी और उनकी टीम की तरफ से सर ये आपको बुक्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं। और आज की इस ये विचारधारा विचार वेद की श्रृंखला आपके मन में कायम स्वरूपी संस्मरणीय रहे, इसलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध की एक मूर्ति भी यहाँ हम आपको सप्रेम भेंट दे रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं सर, कृपया आप मंच पर विराजे और आयुक्त साहेब से विनती है की आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने नवी मुंबई महानगरपालिकेची भूमिका आयुक्त साहेब विशद करतील। नमस्कार। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आयोजित महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त सर्वप्रथम डॉक्टर बाबासाहेबांच्या स्मृतीला वैचारिक अभिवादन करत आहे। आज या ठिकाणी आपण या विचारवेध व्याख्यान शृंखलामध्ये सुप्रसिद्ध लेखक आणि विचारवंत श्री दिलीप मंडल सरांना या ठिकाणी त्यांचं व्याख्यान आयोजित केलेले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व राष्ट्र निर्माण। आजचा दिवस हा अनेक गोष्टींनी मला वाटतं महत्वाचा आणि योगायोगपूर्ण आहे। संविधानच्या निमित्ताने आज राष्ट्र निर्माण आणि बाबासाहेब आंबेडकर या विषयावर व्याख्यान आहे। ती महापरिनिर्वाण दिनाची आधीची पूर्वसंध्या आहे आणि या पूर्वसंध्येच्या दिवसाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे 5 डिसेंबर 2021 रोजी या स्मारकाचं आणि इथल्या सुविधांचं माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या हस्ते लोकार्पण झालं होतं। त्याला आज 2 वर्ष पूर्ण होतात। सर, आज की तारीख में इसको 2 साल पूरे हो रहे हैं। 5 तारीख को कल से हमारा 3रा साल शुरू हो जाएगा। इस 2 साल में करीब 2 लाख लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है, इस स्मारक की प्रशंसा की है। और महाराष्ट्र में ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है कि जिस क्षेत्र की महनीय व्यक्ति यहाँ पे नहीं आई है, वो मीडिया की हो या यहाँ की सामाजिक और एक्टिंग, लिटरेचर, कल्चर, म्यूजिक सभी क्षेत्रों के लोगों ने यहाँ पे विजिट किए हैं, यहाँ पे लोगों को मार्गदर्शन किया है। और हम जब से ये स्मारक बना है तब से इस स्मारक को हमने ज्ञान स्मारक करके ही इसको आज तक बनाए रखा है। और हमारी महापालिका और सभी नवी मुंबई के नागरिकों की ये इच्छा है कि ज्ञान यही शक्ति है। ये जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमें जो विचार दिया है उसके आधार पे ही ये ज्ञान स्मारक हमने बनाए रखे हैं। यहाँ पे देश विदेश के कई सारे पर्यटक इस जगह पे आए हैं और उन्होंने भी यहाँ पे अपने विचार व्यक्त किए हैं कि बाबा साहेब के विचारों का मूर्तिमंत रूप इस स्मारक में हमें दिखाई देता है, ऐसे उद्गार उन्होंने यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे सर 5000 से ज़्यादा बाबा साहेब के विचारों पे आधारित बुक्स है और ऑडियो विजुअल्स भी यहाँ पे उसकी ई-लाइब्रेरी भी है। ये जो हमारी लाइब्रेरी है ये मुझे लगता है इस स्मारक की आत्मा है और जो हमारे पूरे राज्य के और देश के जो विचारवंत हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो ट्रेजर है, जो खजीना है, वो हमारी ग्रंथालय यही वो खजीना है और इसीलिए हम इसको ज्ञान स्मारक कहते हैं। आज के दिन ही आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी आजच्याच दिवशी आपण जे वर ध्यान केंद्र जे निर्माण केलं होतं, मगाशी काही वेळापूर्वीच मंडल सर आणि आमच्या माध्यमातून
आज त्याचं आपण अधिकृत आनापान करून उद्घाटन केलेलं आहे आणि उद्यापासून आजच्या या धावपळीच्या आणि मानसिक तणावाच्या जगामध्ये काही वेळ आपण ध्यानासाठी आणि मनस्वास्थ्यासाठी द्यावी आणि याचा लाभ घ्यावा असं सर्व नवी मुंबईकर नागरिकांना मी आवाहन करतो. उद्या चैत्यभूमी दादर येथे या बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनी अभिवादन करण्यासाठी देश परदेशातून अनेक लोक अनेक नागरिक त्या ठिकाणी येत आहेत. त्या ठिकाणी देखील आपण गेल्या वर्षीप्रमाणे यावर्षी आपल्या नवी मुंबई महापालिकेचं एक अधिकृत स्टॉल त्या ठिकाणी उभारलेला आहे आणि तिथे जे पूर्ण भारतातून आंबेडकर प्रेमी जनता येते त्यांना आपण मार्गदर्शन करत आहोत की तुम्ही इथपर्यंत आलात तर बाबासाहेबांच्या ज्ञानस्मारकाला देखील भेट द्या आणि ऐरोलीला या असं आपण तिथे स्टॉल लावून लोकांना विनंती करत आहोत. आणि मला खात्री आहे की गेल्या वर्षीचा आपला अनुभव बघता यावर्षी देखील उद्या मोठ्या प्रमाणात लोक येतील आणि या ज्ञानस्मारकाच्या भेट देऊन बाबासाहेबांच्या अभूतपूर्व अशा कामगिरीची माहिती घेतील, अनुभव घेतील याची मला खात्री आहे. मी आपला अधिक वेळ घेणार नाही. थोर विचारवंत भारतातले आपले या ठिकाणी उपलब्ध झालेले आहेत. श्री दिलीप मंडल सर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्र निर्माण इस विषय पर यहाँ उपस्थित हमारे सभी बांधवों को आप अपना व्याख्यान दे दें. आणि यानंतर दिलीप मंडल सर आपल्याशी थेट संवाद साधण्यापूर्वी आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ साहेब, उपायुक्त डॉक्टर श्रीराम पवार सर, लोकप्रतिनिधी सन्माननीय अंकुश सोनवणे साहेब, हेंगामी सोनवणे मॅडम, GS पाटील साहेब आणि इतर मान्यवर अतिथी उपस्थित आहेत. विशेषत्वानं लेट्स रीड फाउंडेशनचे ज्यांचं या ग्रंथालय निर्मितीमध्ये अतिशय योगदान महत्त्वाचं आहे आणि या सगळ्या व्याख्यानमालांच्या आयोजनामध्ये असे प्रफुल्लजी वानखेडे सुप्रसिद्ध लेखक उद्योजक हेही उपस्थित आहेत. आणि विशेषत्वानं मीडिया पर्सन मंचावर असल्यामुळे मीडियातली 3 मान्यवर मंडळी या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आहेत. विशेषत्वानं MT ऑनलाईनचे संपादक सन्माननीय महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनचे संपादक अभिजित कांबळे साहेब यांचं आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया. ABP माझामधून थेट आपल्या घराघरात पोहोचणारा चेहरा आणि स्वर असणारे अभिजित कारंडेजी यांचंही मनपूर्वक स्वागत करतो आणि सन्माननीय सकाळचे विनोद राऊत साहेब यांचंही मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि आदरणीय दिलीप मंडल साहब से विनती है कि वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और राष्ट्र निर्माण इस विषय पर आपसे संवाद करें. बहुत बहुत शुक्रिया नवी मुंबई महानगर पालिका का मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए. आप लोग देश के सबसे सुंदर और सबसे ऑर्गेनाइज्ड शहर में बैठे हुए हैं और अजय नार्वेकर साहब निश्चित रूप से अभी जैसा शहर दिख रहा है उसमें उनकी बड़ी योगदान है. तो क्योंकि उनको इस बार किसी कार्यक्रम में भी जाना है, किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में, तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत थैंक यू. बहुत सुंदर शहर बनाया आप लोगों ने और मेरे यहाँ आने की एक वजह ये भी है कि मुझे इस शहर में आने का मौका मिला. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं अपनी बात करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए शुरू करता हूँ और तमाम महापुरुषों को जिन्होंने इस देश और समाज को सुंदर, बेहतर और न्यायपूर्ण बनाने में अपना रोल प्ले किया है. मैं पूरी लंबी लिस्ट है, अगर नाम लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी. वो गौतम बुद्ध से लेकर नानक, कबीर और फिर साहूजी महाराज, फूले और गाडगे महाराज से लेकर लंबी लिस्ट है. और महाराष्ट्र का विशेष धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें बाबा साहब दिया, आप लोगों ने हमें फूले दिया और पूरा देश आप लोगों का अभिनंदन करता है. इस धरती को मैं नमन करता हूँ जिसने कि इतने सारे महान लोग, महान इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत लंबे चौड़े रहे होंगे, लेकिन हाँ उनके विचारों ने इस देश को एक सपना दिया, एक ड्रीम दिया, एक एस्पिरेशन दिया कि ये देश कैसा होना चाहिए. और शिवाजी महाराज से लेकर संभाजी राजे और पूरी एक लिस्ट है जिन्होंने की बहुत सारे आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स दिए जो कि उसमें लंबी लिस्ट है. गाडगे महाराज से लेकर तुकाराम और बहुत लंबा, मतलब मैं पूरा ब्यौरा कैसे दूं क्योंकि मुझे अपने विषय पर बोलना है. तो महाराष्ट्र की धरती को भी मेरा बहुत बहुत नमन. मैं सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ. मुझे जो विषय दिया गया बोलने के लिए वो बाबा साहब और राष्ट्र निर्माण में उनका जो रोल है
वो रोल, उस पर मुझे बात करनी है। आपके इस म्यूजियम में और इस ज्ञान स्मारक में आकर मतलब पहली बार मैं एक ऐसे जगह पर हूँ जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति नहीं है, लेकिन बाबा साहब के बारे में उनके विचारों के अंदर प्रवेश करने में ये स्थान जितना मेरी मदद करता है। मैंने बाबा साहब से जुड़े हुए सभी स्थानों पर जाने का मुझे लगभग मौका मिला है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर सब जगह, लेकिन इस तरह के विचार इतने कम समय में इतना सारा बाबा साहब को जानने का जो मौका है वो ये संस्थान उपलब्ध कराता है। और यहाँ पर जब एक बाबा साहब की बड़ी सी फोटो है और इसमें बाबा साहब के बहुत सारे, एक तो परिचय उसमें है, आप लोग बाहर जाएंगे तो बाबा साहब की एक तस्वीर है इसमें कि बहुत सारे बाबा साहब के परिचय हैं कि वो क्या क्या है, मतलब व्हाट इज रियल बाबा साहब। तो ये प्रोवाइडेड सो मेनी आइडेंटिटीज ऑफ बाबा साहब, जैसे उसमें वो समाजशास्त्री हैं, लेखक हैं, वकील हैं, तत्वज्ञानी हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाज सुधारक हैं, विद्या विभूषित हैं, घटनातज्ञ हैं, स्वतंत्रता सैनिक हैं, शिल्पकार हैं, मतलब लंबी लिस्ट, इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ज्यूरिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, इतने सारे एक व्यक्ति के एक जीवन में इतनी सारी उपलब्धियां बहुत कम लोगों को मिलती हैं। लोगों ने अपने अपने फील्ड में बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हुए हैं जिन्होंने की बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन एक साथ इतने सारे आइडेंटिटीज, इतने सारे परिचय लेकर, इतनी सारी उपलब्धियों को लेकर इस धरती पर एक चलता फिरता आदमी जिसने इतने सारे क्षेत्रों में एक साथ इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की, मतलब सोच कर भी नहीं लगता है कि इस धरती पर कोई ऐसा आदमी रहा होगा जिसने कि इतना सारा काम एक साथ किया होगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए बाबा साहब के अलग अलग मतलब हैं। कुछ लोग उनको कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के तौर पर देखते हैं कि उन्होंने भारत को का जो संविधान है उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चूंकि चेयरमैन थे, और बाबा साहब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देखें तो हर क्लॉज बाय क्लॉज जो भी क्वेश्चन आता था उसका जवाब बाबा साहब ही देते थे। मतलब उन्होंने एक तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, बनाया, जैसे ईंट बाय ईंट रखकर जैसे बिल्डिंग बनाते हैं उस तरह से उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से बिल्ड किया है। और भी लोग थे, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, सबका रोल रहा है, लेकिन एक जो चीफ आर्किटेक्ट है उसके रोल में बाबा साहब है, इसको लेकर कोई डाउट नहीं है। और ये भूमिका की वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, ये संविधान सभा ने खुद उनको ये कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, आपने बनाया है। तो सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी मानती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो कुछ लोगों के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, कुछ लोगों के लिए वो डिप्रेस्ड क्लासेस या जो फॉर्मर अनटचेबल्स हैं उनके उद्धारक हैं, एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं, कुछ लोगों के लिए वो इकोनॉमिस्ट हैं, अलग अलग रोल है। मैं बाबा साहब के को जिस रोल के लिए कोई मुझसे सवाल पूछे कि दिलीप मंडल आप बताइए कि बाबा साहब की कोई एक आइडेंटिटी, एक पहचान आपको चुननी हो जो सबसे इंपॉर्टेंट पहचान हो, वो पहचान क्या हो सकती है? आपके लिए बाबा साहब क्या है? अगर ये क्वेश्चन मुझे कोई पोज करे, कोई पूछे, तो मेरा जवाब होगा कि बाबा साहब राष्ट्र का विचार देने वाले भारत के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। बाबा साहब राष्ट्र निर्माता हैं, बाबा साहब नेशन बिल्डर हैं। ये उनका एक परिचय है जो कि बाकी सारे परिचय से बड़ा परिचय है कि बाबा साहब जो हैं वो नेशन बिल्डर हैं। अभी नेशन बिल्डर का जो क्वेश्चन है, ये क्यों बोल सकते हैं कि बाबा साहब नेशन बिल्डर हैं, और यही मेरे व्याख्यान का क्षेत्र है। इससे पहले का जो है वो उसकी भूमिका है। तो नेशन का जो आइडिया है, राष्ट्र का जो आइडिया है, वो सरकार, संविधान, इन सबसे बड़ी चीज है। नेशन एक बहुत ही अब तो बहुत ही पवित्र विचार है, बहुत ही ऊंचा विचार है। और राष्ट्र जब बाबा साहब कह रहे हैं तो बाबा साहब के लिए राष्ट्र क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। इससे क्योंकि हम सब लोगों को एक राष्ट्र को बेहतर ढंग से बनाने और उसको समझने में मदद भी मिलेगी, और हम लोग एक राष्ट्र के बेहतर सिटीजन, एक बेहतर नागरिक भी बन पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि राष्ट्र के विचार को समझा जाए। इससे पहले बाबा साहब के राष्ट्र पर क्या विचार हैं, उससे पहले राष्ट्र को लेकर दुनिया में और क्या क्या विचार हैं, ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। और व्याख्यान के दूसरे हिस्से में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि राष्ट्र क्या नहीं है, जिसके बारे में लोगों को लगता है कि ये होने से राष्ट्र हो जाएगा, वो क्या क्या नहीं है। और तीसरे हिस्से में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा
क्योंकि आप सब लोगों के अपने अपने विचार भी होंगे। मैं आप लोगों से कोई यूनिक और कोई आप लोगों से अनूठा कोई महान विचार मेरे पास होंगे ऐसा मेरा कोई क्लेम नहीं है। आप लोगों को भी ये सब मोटे तौर पर मालूम होगा। देखिए, राष्ट्र क्या है? जैसे दुनिया में अगर राष्ट्र को बहुत सारे लोग स्थिर मानते हैं कि राष्ट्र तो जब युगों से है, 5000 साल से राष्ट्र है, वो कोई सोच सकता है। लेकिन आप अपने घर में जाइए और अपने बच्चे का जनरल नॉलेज का पिछले 20 साल 25 साल की जो किताबें हैं, वो लगभग जनरल नॉलेज की हर साल किताबें आती हैं, उसको देखिए। किसी के लाइब्रेरी में आपको जनरल नॉलेज की 50 साल की किताबें मिल जाएंगी, जो कम जनरल नॉलेज को आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, सामान्य ज्ञान की किताबें, जीके। कुल दुनिया में कितने राष्ट्र हैं इसकी संख्या हर साल बदल जाती है। शायद ही कोई ऐसा साल होगा जिस साल पिछले साल जितना राष्ट्र था पूरी दुनिया में उतने ही राष्ट्र इस साल भी हैं। तो कुछ राष्ट्र नए बन जाते हैं और कुछ राष्ट्र, 2 राष्ट्र मिलकर एक हो जाते हैं, कुछ राष्ट्र का एक हिस्सा दूसरे राष्ट्र में चला जाता है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राष्ट्र स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, चिरंतन नहीं है, हमेशा नहीं था। मनुष्य पहले आया है, मानव सभ्यता उसके बाद आई है और सभ्यता के विकास के क्रम में एक समय में राष्ट्र आया है और राष्ट्र स्थिर नहीं है। अभी आप 40 साल पहले का एक बुक निकालिए, 2 जर्मनी थे, अभी 1 जर्मनी है। सूडान 1 था, 2 हो गया है। इटली 2 था, नॉर्थ इटली साउथ इटली 1 हो गया है। पाकिस्तान 1 था, 2 हो चुका है। कई जगह अब जो यूएसएसआर था, सोवियत रूस, वो 12-14 हिस्से में अलग अलग सारे राष्ट्र बन गए हैं। तो बोस्निया हर्जेगोविना नाम का एक नया राष्ट्र खड़ा हो गया है। कनाडा में जो क्यूबेक वाला इलाका है, वहां हर साल रेफरेंडम होता है कि क्या आप अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और जिस दिन वो चाह लेंगे कि हमको अलग राष्ट्र बनाना है, कनाडा 2 हो जाएगा, कनाडा 2 हिस्से में बंट जाएगा। तो राष्ट्र स्थिर नहीं, राष्ट्र हमेशा एक गतिमान और अस्थिर आइडेंटिटी है, जो कि भारत में ही आप सोचिए कि अगर भारत, अब जो महाराष्ट्र सरकार ने छापी है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ ज्योतिबा फुले, इस ये 1991 में पहली बार छपी है, इसका वॉल्यूम 2 का पेज नंबर 29 में पढ़ रहा हूँ। देयर कैन नॉट बी ए नेशन वर्थ द नेम until and unless all the people of the land such as Sudras and Atisudras, Bhil and fishermen etc. becomes truly educated and are able to think independently for themselves and are uniformly unified and emotionally integrated। ये भारत में राष्ट्र की पहली परिभाषा पहली बार ज्योतिबा फुले ने दी। इससे पहले भारत में राष्ट्र की कोई परिभाषा नहीं। ज्योतिबा फुले को सारा देश इसलिए भी इज्जत करता है, उनका सम्मान करता है कि भारत में पहली बार राष्ट्र का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो भारत राष्ट्र को उनका सम्मान इसलिए भी करता है क्योंकि उन्होंने पहली बार बताया कि राष्ट्र क्या है। वो क्या कह रहे हैं कि जिनको कम महत्व दिया जाता है, शूद्र अतिशूद्र, किसान, भील, मछली पालने वाले, मछली पकड़ने वाले या और सारे काम करने वाले, ये लोगों का एजुकेटेड होना और अपने बारे में सोचने के लिए उनका आजाद होना और इनके बीच में यूनिटी होना और इमोशनली सबका एक साथ होना, ये होगा तब राष्ट्र बनेगा। ये डेफिनेशन है बाबा साहब की। इफ ए टाइनी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वे फाउंड द नेशनल कांग्रेस, हु विल टेक नोटिस ऑफ इट। अगर कुछ लोगों राष्ट्र को चलाएंगे तो इसको राष्ट्र कौन मानेगा। बाबा फुले साहब का एक और बहुत फेमस कोट है जिसको गेल ऑम्बेट ने कोट किया है कि राष्ट्र, जैसे पुणे के हैं ना फुले साहब, तो वहां पर पुणे सार्वजनिक सभा बनी एक बार कि पुणे का जो कामकाज है उसको पुणे सार्वजनिक सभा चलाएगी। तो पुणे सार्वजनिक सभा में सारे लोगों का, क्योंकि शिक्षित भी नहीं थे, सबका हिस्सेदारी नहीं था, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा 1 लाइन का, पुणे सार्वजनिक सभा में अगर समाज के सभी तबकों की हिस्सेदारी नहीं है, सबकी हिस्सेदारी नहीं है, तो वो सार्वजनिक सभा कैसी है। सिंपल क्वेश्चन, 1 लाइन। ये राष्ट्र को डिफाइन कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले तात्या साहब पहली बार कि
सबको हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। सबको हिस्सेदार बनाए बगैर आप राष्ट्र नहीं बना सकते। कुछ भी बना लीजिए, पुणे एक्स सभा, पुणे जेड सभा बना लीजिए, पुणे सार्वजनिक सभा बनानी है तो आपको पुणे सार्वजनिक सभा बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि समाज के सारे लोगों को आने का एटलीस्ट उसमें अवसर होना चाहिए। सबको तो आप नहीं ला सकते हैं, पुणे का हर आदमी पुणे सार्वजनिक सभा में नहीं हो सकता है, न वहां पर मौजूद 2000 जातियों का हर जाति से एक आदमी ले आएंगे, लेकिन हर आदमी वहां जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी आपको देनी पड़ेगी, ये संभावना आपको पैदा करनी पड़ेगी, कोई भी आ सकता है। इस संभावना के बगैर पुणे सार्वजनिक सभा नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, पुणे की कोई भी सभा हो सकती है, सार्वजनिक सभा नहीं हो सकती है। तो ज्योतिबा फुले यहाँ पर राष्ट्र का एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक संपूर्ण विचार यहाँ पर वो रखते हैं। और भारत का संविधान भी असल में ज्योतिबा फुले साहब के इस विचारों से बहुत प्रभावित है। इसीलिए आप देखेंगे कि संविधान जब बनता है उस समय बनते ही लागू होने के दिन से भारत के हर आदमी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, शिक्षित हो नहीं हो, किसी भी स्थिति में हो, महिला हो पुरुष हो या महिला पुरुष के अलावा कुछ हो, कोई भी उसकी आइडेंटिटी हो सकती है, हर आदमी को इस देश में सरकार चुनने का अधिकार मिल गया। ये अधिकार दुनिया के बहुत सारे देशों ने बहुत बाद में दिया है। भारत की आजादी से पहले जो आजाद थे उन्होंने भी राइट नहीं दिया था, लेकिन भारत का संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन से अधिकार मिल गया कि सबको हिस्सेदार बनाओ। ये क्या, कौन सा विचार है? यही महात्मा फुले का विचार है, जहां से ये सारे विचार बाकी निकलते हैं। जैसे इन्होंने, आप राजर्षि साहू महाराज जब कोल्हापुर का शासन चलाते हैं तो उन्होंने सभी समुदायों के लोगों का सहभोजन, साथ में बैठ के भोजन करेंगे, ये उन्होंने प्रथा शुरू कराई। तो ये इस तरह के जो थॉट्स हैं, ये नेशन का कोर आइडिया है। वरना देखिए नेशन, अगर आप देखेंगे तो लोग, कोई कह सकता है कि क्या नेशन बनाता है। जैसे नेशन की डेफिनेशन अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो एक इलाका होना चाहिए, कई जगह ये बताते हैं कि एक रिलीजन के लोग मिलकर एक नेशन बना लेते हैं, कुछ जगह की डेफिनेशन में कि एक रेस यानी नस्ल के लोग होंगे तो नेशन बन जाएगा, कई जगह की एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे तो नेशन बन जाएगा, या कॉमन इंटरेस्ट हो, एक जैसा इंटरेस्ट हो तो अगर वो इकट्ठा हो गए तो नेशन बन गया। या ज्योग्राफी भी नेशन बनाती है, कई लोग कहते हैं कि ये नदी और इस पहाड़ के बीच में एक नेशन है, या इस पहाड़ और इस समुद्र के बीच एक नेशन है। बहुत ये पांच छह कोर आइडियाज हैं कि नेशन इससे बनता है। अभी ये जो 5 कोर आइडियाज हैं कि नेशन बनाता है, नंबर 1 रिलीजन, दूसरा रेस, नंबर 3 रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, कॉमन इंटरेस्ट, ज्योग्राफी। अभी अगर धर्म से राष्ट्र बनता तो ऐसी हालत में भारत और नेपाल को 2 राष्ट्र क्यों होना चाहिए? या यूरोप में सारे लोग क्रिश्चियन हैं, वो 40 देश में क्यों बटे हुए हैं? या मुसलमान जो हैं वो 40 से 50 देश में क्यों बटे हुए? अगर धर्म से देश बनना होता तो धर्म से देश नहीं बनता है। ये आइडिया जिन लोगों के दिमाग में भी है कि धर्म से राष्ट्र बनता है, जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, वो इस आधार को साबित नहीं करते हैं, इसको प्रूव नहीं करते हैं कि धर्म राष्ट्र बना सकता है। अब देखिए ना, किसी भी भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में कितने धर्म के लोग हैं, लेकिन एक राष्ट्र है, तो धर्म से राष्ट्र नहीं बनता है। उसी तरह से लैंग्वेज से भी राष्ट्र नहीं बनता है। वरना न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, इनको एक राष्ट्र होना चाहिए ना, सब इंग्लिश बोलते हैं, नहीं, एक राष्ट्र नहीं बन पाया है। तो लैंग्वेज भी राष्ट्र नहीं बना सकता, लैंग्वेज में भी एक कैपेसिटी नहीं है। इवन नस्ल से भी राष्ट्र नहीं बनता है। मतलब अफ्रीका में बहुत सारे नस्ल के लोग अलग अलग राष्ट्र बना रहे हैं, आपस में लड़ भी रहे हैं। या यूरोप में जो कॉकेशियन रेस के लोग हैं, यूरोपियंस, वो है ना 40 देश में बटे हुए हैं, एक ही रेस है लेकिन 40 देश में बटे हुए हैं। तो ये सब नेशन नहीं बना सकता है। या इवन कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है कि पूरे यूरोपियन यूनियन का इस समय कॉमन इंटरेस्ट है, यूरोप के जो 40 से ज्यादा राष्ट्र हैं उनका एक कॉमन इंटरेस्ट है कि यूरोप को मिल के चलना चाहिए। लेकिन कॉमन इंटरेस्ट का ना एक राष्ट्र बना पा रहा है। इतने सारे राष्ट्र में क्यों बटे हुए हैं वो लोग? कॉमन इंटरेस्ट है ना, कायदे से एक राष्ट्र होना चाहिए पूरे यूरोप को। वो बिजनेस साथ में कर रहे हैं, वो कोशिश, एक करेंसी चला रहे हैं,
बॉर्डर्स खत्म कर दे रहे हैं, वीजा पासपोर्ट खत्म कर दे रहे हैं, सब कुछ कॉमन होते हुए भी राष्ट्र अलग अलग है ना। जर्मनी और इटली नहीं कह रहा है ना कि हम लोग एक राष्ट्र हो गए, कॉमन इंटरेस्ट भी नहीं कर रहा है। पहाड़ और नदी के बीच में आप जानते हैं कि बहुत सारे राष्ट्र हो सकते हैं, और एक पहाड़ और एक नदी के बीच में 3 पहाड़ है, इसके बावजूद भी एक राष्ट्र है। तो ये सारी चीजें नेशन नहीं बना सकती है, ये नेशन नहीं है। ये इस तरह से भी नेशन को समझने की जरूरत है। और बाबा साहब भी मानते हैं कि इन चीजों से नेशन नहीं बनता है, इनसे राष्ट्र की निर्मित नहीं हो सकती है, इससे राष्ट्र का निर्माण जो है वो संभव नहीं है। फिर ऐसी हालत में जो नेशन का आइडिया है उसको हमको थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और उसको गंभीर तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र का सवाल देखिए देर सवेर हम सब लोगों की लाइफ में आएगा। उसको हम लोगों को कहीं ना कहीं ग्रेपल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो हैंडल करना पड़ेगा। आप दूसरे देश में जाएंगे, वहां पूछेगा कोई, हो सकता है कि आपका राष्ट्र कैसा है, क्यों है, ये कैसे इस तरह का आप लोग बन पाए। इस तरह की जब बातचीत होगी तो आपके पास एक जवाब होना चाहिए कहीं और, या इवन आपको अपने पड़ोसी के साथ, अपने विभिन्न लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे दोस्ती बनानी है नहीं बनानी है, इसको समझने के लिए भी हमको राष्ट्र के विचार को जानना जरूरी है। जो अभी आप लोगों के पास मेरे ख्याल से उसके विचार होंगे, मैं उसको सिर्फ शब्द देने की कोशिश कर रहा हूं। तो राष्ट्र का जो विचार है इसको अगर इस तरह से समझें कि ठीक है हम राष्ट्र नहीं थे और राष्ट्र बन गए, इस ट्रांजिशन में अगर हम राष्ट्र को समझने की कोशिश करेंगे तो राष्ट्र को समझना आसान है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि इटली, जितने लोगों ने 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई की है सबको पता होगा कि इटली का एकीकरण हुआ था। इटली मुख्य रूप से 2 हिस्से में बटा हुआ देश था, नॉर्थ इटली, साउथ इटली, जिसमें सिसिली और ये द्वीप वगैरह सारे थे, और एक नॉर्थ इटली थी। नॉर्थ इटली बहुत ज्यादा पावरफुल थी। रोम वहां पर था। नीचे आपको सिसिली और सार्डिनिया वगैरह है, वो नक्शा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग 10th की हिस्ट्री में हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, आपके यहाँ भी शायद होता होगा। तो इटली अलग अलग 2 राष्ट्र हुआ करते थे। फिर हिस्ट्री के एक जंक्चर पर नॉर्थ इटली ने साउथ इटली पर हमला किया, उसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, सारे तरह के युद्ध में जो होता है अत्याचार हुए, और नॉर्थ इटली ने साउथ इटली पर कब्जा कर लिया और इटली एक यूनिफाइड कंट्रोल में आ गया कि ये इटली है, अब इटली बन गया। उससे पहले तक नॉर्थ इटली और ये सब सार्डिनिया सिसिली वगैरह हुआ करते थे। अभी एक यूनाइटेड इटली बन गई। अभी यूनाइटेड इटली जब बन गई, लेकिन अगर नॉर्थ इटली और साउथ इटली के लोगों के बीच में इस बात की मेमोरी, याददाश्त, अगर अभी भी वो जिंदा रखें कि नॉर्थ इटली वाले आए थे, उन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमारी औरतों को गुलाम बनाया, हमारे लोगों में औरतों के साथ रेप किया। अगर साउथ इटली वाले इस बात को याद रखें कि हमारे पर, हम पे कितना अत्याचार हुआ, वहीं अगर नॉर्थ इटली वाले, उत्तर वाले, वो अगर याद रखें कि हमने तो इनको गुलाम बनाया और हम इनसे सुपीरियर हैं। ये 2 तरह के विचार हैं। साउथ इटली वाले ये सोच सकते हैं कि बदमाश लोग हैं, ऊपर से आए और आकर हम पर कब्जा कर लिया, और नॉर्थ वाले सोच सकते हैं कि ये हमसे इंफीरियर लोग थे, क्रिमिनल टाइप के लोग थे, हमने इन पर कब्जा कर लिया। एक का विचार है कि वो बदमाश थे और दूसरे का विचार है कि ये कमजोर थे। अभी इस चीज को अगर इटली का हर आदमी याद रखे और डेली अपने आप से कहे, नॉर्थ वाला, कि साउथ वाले तो गुंडे बदमाश थे, हमने उन पर कब्जा कर लिया, और साउथ इटली वाला अगर याद रखे कि उत्तर वालों ने आके हमारे साथ रेप किया और मर्डर किया, इसको अगर वो याद रखें तो क्या इटली एक देश बन सकता है? क्या वो कॉमन तरीके से इटली की टीम जब वर्ल्ड कप फुटबॉल जीतती है तो साथ में मिलकर क्या वो पूरे देश में इटली का झंडा लहरा सकते हैं? क्या इटली का एक एथलीट जिस समय ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत जाएगा तो पूरा देश उसको सेलिब्रेट कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर इसको याद रखा जाए, इस मेमोरी में अगर पूरा इटली फंसा रहे, उसने हम पे कब्जा कर लिया, उसने, वो बदमाश थे, वो रेपिस्ट थे, गुंडे थे, और वो तो जी असभ्य थे, हमने तो उन पे कब्जा करके उन पे भला कर दिया, अगर इन थॉट्स में फंसा रहा इटली, तो इटली कभी भी एक देश नहीं बन सकता, राष्ट्र नहीं बन सकता है। बेशक एक सरकार आए और डंडे के जोर पे कहे कि ये बॉर्डर है
इस बॉर्डर के अंदर में रहने वाला हर आदमी नागरिक है, नागरिक रहना पड़ेगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, कोई बदमाशी नहीं करेगा। ये तो संभव है, ये संभव है कि इटली के सारे लोगों को जबरदस्ती कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करके बॉर्डर के अंदर में समेट के रख ले। लेकिन फिर वो विचार कहां से आएगा जो बाबा साहब ने कहा कि जब राष्ट्र के अंदर के आदमी को राष्ट्र के अंदर है तो रिश्तेदार जैसी फीलिंग आनी चाहिए। उसके यहाँ कोई मतलब चेन्नई में आज बाढ़ आई हुई है तो हमको लगना चाहिए यार चेन्नई में अपने लोग हैं, मतलब उनको बड़ी तकलीफ हो रही होगी, तो एटलीस्ट थोड़ा सा दुख होना चाहिए। ये अगर दुख नहीं हो रहा है तो समस्या है ना। फिर तो उनकी तकलीफ में आपको नहीं मतलब, यहाँ लाटूर में भूकंप आया तो उनको नहीं मतलब, तो इधर कहीं पर सूखा पड़ गया, यहाँ पर लोग परेशान हैं तो उनको लेना देना नहीं, और उधर कभी जाके बाढ़ आ गई तो हमको लेना देना नहीं। अगर फिर राष्ट्र नहीं है, फिर एक केंद्रीय सत्ता है, एक नक्शा है, उसका एक झंडा है, उसका एक संविधान है, उसका एक कानून है, उसने बांध के रखा है, और जो कहेगा कि हमको नहीं मानेंगे उनको डंडा से सीधा करके राष्ट्र के अंदर रखो। लेकिन वो राष्ट्र नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक देश हो सकता है, कंट्री हो सकता है, वो नेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग ही नहीं है। आपको तकलीफ ही नहीं है किसी और की तकलीफ में, आपको दूसरे के सुख में सुख नहीं है, दूसरे के दुख में दुख नहीं है। आपका देश वर्ल्ड कप जीतता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपका देश वर्ल्ड कप हार जाता है तो सारे लोगों को बुरा नहीं लगता है। तो मतलब किस चीज के आप राष्ट्र हैं? फिर वो फ्रेटर्निटी कहाँ है, भाईचारा कहाँ है? अभी हम और प्रफुल्ल वानखेड़े साहब, भारत का कानून हमको ये तो बोल सकता है कि ये दोनों लोग इक्वल हैं, इन दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, इन दोनों के साथ कानून समान व्यवहार करेगा, इनको समान मौके मिलेंगे। इक्वलिटी तो हमको कानून के जरिए हम दोनों के बीच में लागू की जा सकती है कि ये दोनों व्यक्ति हैं, या हम हैं, आप बहन हैं, और आप दोनों लोगों को कानून की नजर बराबर है। हम लोगों ने अगर एक अपराध किया है तो एक सजा मिलेगी, हम लोगों ने को नौकरी में अप्लाई करने के इक्वल मौके हैं, बिजनेस करने के समान मौके हैं, आने जाने की समान सुविधा है। ये तो कानून दे सकता है हमको, आपके और हमारे बीच में ये सुविधा कानून दे सकता है। या आपको और हमको इक्वलिटी के अलावा लिबर्टी भी बराबर दे सकता है कि इसको भी आजादी है, इसको भी आजादी है, ये भी वोट दे सकता है, ये भी वोट दे सकता है, आप भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है, मैं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हूँ, आप। तो लिबर्टी और इक्वलिटी, स्वतंत्रता और समानता, ये दो चीज कानून इंश्योर कर सकता है। लेकिन मेरे और प्रफुल्ल वानखेड़े जी में भाईचारा, दोस्ती, इसको दुनिया का कौन सा संविधान लागू करा सकता है? कि आप में और हम में फ्रेटर्निटी है, कि आपका बच्चा कोई एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया और मेरा मन कर रहा है कि प्रफुल्ल जी के घर जाके आज मैं मिठाई खा के आता हूं, इसको कोई कानून करा सकता है क्या? कोई कानून हमको फोर्स कर सकता है क्या कि आप के घर में आपको फीवर आया हुआ है और मैं जाके पूछूं कि आपको मैं कुछ सामान ला दूं, कोई घर वगैरह में कोई तकलीफ तो नहीं है? ये कानून करा सकता है क्या? संविधान से आप करा सकते हैं क्या? डंडे से पुलिस आपको जाके कह सकती है कि आपके पड़ोसी के घर में एक आदमी बीमार है और आप उनके यहाँ जाके फल का एक टुकड़ा क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? कानून नहीं करा सकता ये काम, संविधान नहीं करा सकता है। ये फ्रेटर्निटी जो है, ये है नेशनलिज्म, ये है बंधुत्व जिसको बोलते हैं। बंधुत्व का भाव अगर नहीं है, हम में और आप में भाईचारा नहीं है, हम अगर सड़क के किनारे एक आदमी को एक्सीडेंट हो गया, मन नहीं कर रहा है कि आप इसको हॉस्पिटल पहुंचा दें या पूछ लें कि तुमको कुछ चाहिए क्या, तुम्हारे घर में कौन है, फोन कर दूं। अब ये जो फीलिंग है, या उस वहां पर माइनिंग में 40 लोग फंस गए हैं और हमको लग रहा है यार वो निकल जाते तो अच्छा रहता, मतलब हम निकाल खुद नहीं सकते हैं, लेकिन मन कर रहा है कि वो निकल जाते तो अच्छा होता, और जिस दिन निकल गए उस दिन आपको थोड़ी सी खुशी हुई। इसको कोई संविधान लागू नहीं करा सकता है। ये नेशनलिज्म की फीलिंग है, ये कॉमरेडशिप है, ये फ्रेटर्निटी है। ये फ्रेटर्निटी आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब डंडे से पुलिस आके नहीं कह सकती कि 40 लोग फंसे हुए और तुम यहाँ पर पार्टी कर रहे हो, मतलब डंडे से मारेंगे। ये संभव नहीं ना, ऐसे नहीं चल सकता है। ये हमारे अंदर की फीलिंग है, हमारे अंदर का विचार है कि उसको वहां पर एक तकलीफ है, उनके 40 लोगों के घर में उनकी पत्नियां रो रही हैं, उनके बच्चे रोज पापा के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो
अगर आ जाते तो अच्छा होता। ये विचार जो है, ये जो कॉमननेस है, ये जो दूसरे के दुख में दुखी होने का विचार है, ये विचार जो है ये नेशन की बुनियाद की ईंट है। इस ईंट के बगैर नेशन नहीं बन सकता। और बहुत कुछ बन सकता है, आप बहुत कुछ बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, बहुत और मतलब या आप एक आर्टिफिशियल किस्म का एक देश भी बना सकते हैं। कॉमननेस जो है वो एक बहुत जरूरी फैक्टर है। और इसीलिए बाबा साहब जब थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखते हैं तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान वो कहते हैं कि आपको पाकिस्तान देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि जो मुस्लिम मेजोरिटी जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ अब आपका कोई कॉमननेस रहा नहीं, वो कॉमननेस जा चुका है, वो आप पे भरोसा करते नहीं है। आप उनको अपने साथ रखना चाहते हैं लेकिन अपने लीडरशिप में रखना चाहते हैं, आपकी लीडरशिप में वो रहना नहीं चाहता है। आपको लग रहा है ना कि मैं गांधी हूं, मैं पूरे देश का अकेला नेता हूं और मैं पूरे देश को चलाऊंगा, तुमको भी रहना पड़ेगा, और देखो मैं तो सबका ध्यान रखूंगा। लेकिन एक इतना बड़ा समुदाय कह रहा है कि तुम्हारे साथ मेरा कॉमननेस नहीं है, आपके साथ हमें लेना देना ही नहीं है। तो आपको पाकिस्तान का जो विचार है, अच्छा विचार है बुरा विचार है, इस पर बाबा साहब नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं कि अब आपके बीच में दोस्ती का वो पॉइंट खत्म हो चुका है जहां पर आप उनको अपने देश के अंदर रख पाएंगे, इसलिए पाकिस्तान बन जाने देना चाहिए। जिसको लेकर देखिए भारत अल्टीमेटली बाबा साहब के रास्ते पे गया, बनना पड़ा ना। आप उनको जबरदस्ती नहीं रख सकते हैं। आप 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लोगों को जबरदस्ती किसी राष्ट्र के अंदर तो नहीं रख सकते, क्योंकि लेना देना ही नहीं आपको, ना आपको लेना देना है ना उनको लेना देना। उनको लग रहा है आप इनके दुश्मन है, आप उनपे अंग्रेज चले जाएंगे, उसके बाद आप इन पे कंट्रोल कर लोगे। और आपको लग रहा है कि हाँ हमारे नेतृत्व में सब लोग रहो। अभी दो विचार हैं, दोनों विचार के बीच में कॉमन ग्राउंड कहाँ है? वो जो मैंने कहा था ना कि बॉम्बे से नासिक तक साथ जाएंगे, उसके बाद अलग चले जाएंगे। आप बॉम्बे से नासिक साथ तो जा ही नहीं रहे, आपकी कोई कॉमन जर्नी नहीं है, कोई कॉमन आइटनरी नहीं है, कॉमन आपकी यात्रा नहीं है, तो आप कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ कर रख लेंगे जबरदस्ती? संभव ही नहीं है। अल्टीमेटली आपको देना पड़ा। इसी तरह से हुआ, आपने पाकिस्तान तो बना लिया, अब पाकिस्तान आपने पूर्वी पाकिस्तान और एक तो पश्चिम वाला हिस्सा जो है पंजाब सिंध और बलूचिस्तान उधर एक कर लिया, इधर आपने बंगाल में को तोड़ के एक और पाकिस्तान बना लिया। अभी आपके बीच कॉमननेस नहीं है। पश्चिम पाकिस्तान वालों को लगा कि हमने तो यहाँ से ये आंदोलन चलाया है, हमारी वजह से देश बना है, हम ज्यादा पावरफुल हैं, हमारे प्रोस्पेरिटी भी ज्यादा है, हम अमीर भी हैं, पंजाब है, हमारे पास खेती है, सब कुछ है, हम पूरब वाले पे कंट्रोल करेंगे। पूरब वाले ने कहा नासिक तक हमारी कॉमन यात्रा नहीं है, हम नहीं साथ चलेंगे। और उन्होंने कितने समय लगा, 47 में आजाद हुआ, 71 में जाते थे, उन्होंने कहा कि ना हम आपके साथ नहीं चल सकते, हमने हमारे रास्ते पे चले जाएंगे। तो ये जो कॉमननेस है, साथ चलने की इच्छा, साथ चलने की तमन्ना, उसकी ख्वाहिश, इसका ये थोपी नहीं जा सकती। ये होती है या नहीं होती है, कई बार इसमें यह है कि पैदा भी होती है। अभी जो भारत है, देखिए इसको अगर आप ब्रिटिश शासन का विरोध, ये एक कॉमन सूत्र है जिसमें आप भारत का नक्शा देख सकते हैं कि ये ब्रिटेन ने हमको गुलाम बनाया, हमको ब्रिटेन से मुक्ति पानी है, ये कॉमननेस है। इसके अलावा ज्यादा कॉमननेस है नहीं। यहीं से ये राष्ट्र बना, और जब राष्ट्र बन जाता है तो नेशनलिज्म का विकास होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ चेंज में नेशन को देखिए, परिवर्तन में नेशन को देखिए। जैसे इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है ये इस बाबा साहब का, उसमें वो कह रहे हैं कि मतलब आपका फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेट सेंटिमेंट ऑफ वननेस, ये वननेस पैदा भी की जा सकती है। आपने एक अंग्रेजों के विरोध में एक नेशनल मूवमेंट चलाया, वो नेशनल मूवमेंट वो कॉमन थ्रेड था जिसमें जो जहां तक चला है वहीं तक भारत है। तो जैसे आपका बर्मा में ब्रिटेन का शासन है, लेकिन वो आपके नेशनल मूवमेंट का क्योंकि पार्ट नहीं है, इसलिए देखिए वो अलग देश बन गया है। वरना तो कायदे से आपका श्रीलंका में आपका नेशनल मूवमेंट नहीं है, इस वजह से ब्रिटिश शासन में रहते हुए, और आपके साथ कल्चरल एफिनिटी भी है, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, यही दो धर्म है श्रीलंका में, वो भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना? क्योंकि आपके नेशनल मूवमेंट का पार्ट ही नहीं था।
तो जो नेशनल मूवमेंट का जिन हिस्सों में नेशनल मूवमेंट है उतना ही सा भारत है। तो ये नेशनल मूवमेंट ने भारत को बनाया है। इस बात को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर नेहरू का जो आइडिया है उसमें अगर आप जाएंगे तो इसमें बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अगर मान रहे हैं कि और वो थ्योरी बहुत विवाद में है, मतलब जो आर्य वाली थ्योरी नेहरू दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो फिर आपका भारत पेशावर में होना चाहिए, पेशावर में होना चाहिए ना, तक्षशिला वहां पर है ना, आपका कहाँ कॉमननेस है? नहीं कॉमननेस आज की तारीख में। पाकिस्तान वो अलग देश बना हुआ है, आपका कायदे से बांग्लादेश का जो पूरा इलाका है वो आपका हिस्सा होना चाहिए, वो नहीं है। तो ये जो इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है, इसमें एक सोशल और सामाजिक किस्म के रिलेशनशिप्स जो है, संबंध जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये एक तरह से, मतलब मैं उसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल करूं कि जिसको कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं ना, वो दैट हैज टू बी इन्वेंटेड, इट्स नॉट अ गिवन, ये अपने आप होता नहीं है, इसको आपको कई बार इन्वेंट करना पड़ता है। ठीक है, अभी हिस्टोरिकल इंसिडेंट से, कोइंसिडेंट से, दुर्घटनाओं से, घटनाओं से हम लोग अब एक राष्ट्र में हैं, तो हम लोगों को भाईचारा भी डेवलप करना पड़ेगा। और इसलिए जब बाबा साहब का एंटी कास्ट का जो आइडिया है ना, जो कास्ट नहीं होना चाहिए, या एनाइलेशन ऑफ कास्ट जब बाबा साहब कह रहे हैं, या जाति के समूल विनाश की बात कर रहे हैं, या साहू जी महाराज जब अपने महल में सभी जातियों के लोगों को बुलाकर भोजन कराते हैं, फूले महाराज जब अपने घर का कुआं सबके लिए खोल देते हैं, और इसके लिए फिर उसके बाद उनको अपने पिताजी से झगड़ा होता है और उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, ये क्या चीजें हैं, ये कौन सी चीजें हैं? या जब सयाजी गायकवाड़ तय करते हैं कि मैं फॉर्मल अनटचेबल कास्ट से आने वाले बाबा साहब को न सिर्फ स्कॉलरशिप देकर विदेश भेजूंगा, बल्कि उनको अपने राज्य में आने के बाद फिनांस का हेड बनाऊंगा, ये जो विचार है, इन विचारों की वजह से हम राष्ट्र की निर्मिति देखते हैं। इन छोटे छोटे नजर आने वाले विचारों को अगर हम माइनस कर दें तो फिर आपको राष्ट्र का विचार उस तरह से नहीं नजर आएगा। फिर ठीक है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, और वो हिस्टोरिकल कोइंसिडेंस से एक जगह रहते हैं, इस वजह से वो राष्ट्र हैं। तो ये एक चीज और देखिए, जैसे बाबा साहब पहले ही अपने पहला जो उनका पॉलिटिकल एक्ट है, वो साउथ बरो कमेटी के पास उनका वो एक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, और पहली बार बाबा साहब भारत का पहला नेता है जो ये कह रहा है कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स होने चाहिए, हर व्यक्ति जो 21 साल से बड़ा हो गया उसको वोटिंग राइट होने चाहिए। ये बात इससे पहले, बाबा साहब से पहले, इस देश में किसी ने नहीं कही थी, कि क्योंकि अंग्रेज उस समय इस आइडिया में थे कि भारत के लोगों को अपना स्वशासन का कुछ इंस्टीट्यूशन हमको देना है। ये जब अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि इनके वोटिंग होने चाहिए, और उसके बाद ये अपना कुछ स्वशासन का कुछ हिस्सा, कुछ काम ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, लेकिन ये अपना कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भारत के लोग खुद करें और इसके लिए अपनी सरकार बना लें। जब ये विचार आया तब ये हुआ कि वोटिंग कौन देगा, तो वोटिंग राइट सबके पास उस समय नहीं थे। 1900 आप देखेंगे तो संविधान लागू होने तक नहीं था। तो ब्रिटेन के जो शासक हैं उन्होंने तय किया कि ये होने पर हम देंगे कि इतना रुपया तक मालगुजारी जो देता है वो वोटिंग राइट देगा, जिसकी इतनी शिक्षा है, वो 7वीं क्लास तक पढ़ा है, वो वोट देगा, जिसके पास इतनी जमीन है, जो इतना रेंटल देता है, मतलब वो उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया कि ये लोग वोट डालेंगे, बाकी लोग वोट नहीं डालेंगे। बाबा साहब पहली बार साउथ बरो कमेटी में ये विचार रखते हैं कि सबको वोट डालना है, सबको वोट डालने का राइट होना चाहिए। अब ये सबको जो है ना, सबको होना चाहिए, ये वही विचार है ज्योतिबा फुले का। सार्वजनिक सभा बनानी है तो सबकी सभा होनी चाहिए, सब, हर आदमी नहीं बैठेगा, पुणे का हर सिटीजन जाके उस सभा में नहीं बैठेगा, लेकिन एक्स कम्युनिटी इसलिए आउट नहीं रखी जा सकती है कि वो अनटचेबल है, कि अछूत है, इसलिए उस जाति को हम बाहर रखेंगे, ये नहीं चल सकता है। ये विचार है, ये नेशन की परिभाषा बेनेडिक्ट एंडरसन जाके बेनेडिक्ट एंडरसन 1983 में एक किताब लिखते हैं, इमेजिन्ड कम्युनिटी, और जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे आप में से वो सारे लोग बेनेडिक्ट एंडरसन का नाम जानते होंगे,
जो उन्होंने इमेजिन्ड कम्युनिटी नाम की बुक लिखी और पहली बार उन्होंने कहा कि नेशन इज ए इमेजिन्ड कम्युनिटी, इट्स नॉट अ गिवन, इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग। ये जो पहली बार विचार उनके हिसाब से पढ़ाया जाता है टेक्स्ट बुक में, पहली बार ये विचार आया। लेकिन मुझे ये विचार ज्योतिबा फुले में दिखता है, मुझे ये विचार साहू जी महाराज में दिखता है, मुझे सयाजी गायकवाड़ में ये विचार दिखता है, बाबा साहब में तो ये विचार पूरे कंडेंस फॉर्म में दिखता है कि सबका, यूनिवर्सल, सार्वजनिक ये होना चाहिए राष्ट्र में। ये विचार बाबा साहब बहुत पहले देते हैं, उससे बहुत पहले फुले देते हैं, इससे उसके तुरंत बाद साहू जी महाराज लेके आते हैं। तो ये जो आइडिया ऑफ वननेस है मेरा विचार है, और मैं उसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, मैं उसको दिल से मानता हूं इस विचार को, इसलिए कह रहा हूं ये पैदा करने की जरूरत है। ये बाबा साहब का राष्ट्र का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है, ये विचार है, क्योंकि इस विचार के बगैर कोई जो भी निर्मिति है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, उसको आप एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मानिए। इसको आर्टिफिशियल इसलिए मानिए क्योंकि जो एक ये डेली रेफरेंडम है, मतलब जिसको बोलते हैं ना दैनिक जनमत संग्रह, कि हम एक कॉमन थ्रेड से बंधे हुए हैं, हम एक कॉमन सूत्र से, एक कॉमन धागे से बंधे हुए लोग हैं, और हम मानते हैं कि हम राष्ट्र हैं, हम राष्ट्र के हिस्से हैं, हम नागरिक हैं, इस वजह से हम राष्ट्र हैं। ये वही जो मैंने कहा ना कि ये फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी के बिना आपका राष्ट्र क्या है फिर? तो ये फ्रेटर्निटी जो है वो पैदा होती है, पैदा करनी पड़ती है, और इसमें मेमोरी जो है, याददाश्त जो है, या हिस्ट्री जो है, उसको राष्ट्र का दुश्मन बोलते हैं। अगर हर समुदाय ये याद रखे, हर कास्ट ये याद रखे, हर जाति याद रखे, हर धर्म याद रखे कि हमने इन पे कब्जा किया था, हमने इन पे शासन किया था, या उन्होंने मुझ पर अत्याचार किया था, इसको रोज अगर याद रखें, इसकी सारी कड़वाहट, इसकी सारी बिटरनेस, इसकी सारी इसके जो इसका जो जहर है, इसको अगर अपने अंदर रखेंगे, इसको सबको याद रखेंगे, सब कुछ याद रखेंगे। जैसे इटली का मैंने उदाहरण दिया, इटली के लोग हमेशा याद रखें कि उन्होंने कब्जा किया, और दूसरा याद रखे कि हमने इन पे कब्जा किया, तो समस्या है। उसी तरह से भारत के संदर्भ में जो नागरिक हैं, वो अगर, जैसे बाबा साहब का एक फाइनल वक्तव्य है, देखिए जैसे बाबा साहब का एक हिस्ट्री को, हमको कई बार ना हिस्ट्री को एक चक्र के रूप में भी नहीं देखना चाहिए, और एक उसको स्थिर चीजों के रूप में भी नहीं देखना चाहिए, व्यक्ति को भी नहीं देखना चाहिए। बाबा साहब का जो विचार 1918 में जब वो अपना पहला थीसिस लिखते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कास्ट इन इंडिया इट्स जेनेसिस, उस टेक्स्ट में बाबा साहब के जो विचार हैं, इसको बाबा साहब एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखते लिखते अपना बदल लेते हैं। जो विचार उनका पुणे पैक्ट के समय और गांधी अम्बेडकर डिबेट के समय है, ये विचार वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय नहीं रखते हैं। ये दो अलग अलग बाबा साहब आपको दिखेंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नासिक के पास कालाराम टेम्पल है। कालाराम टेम्पल बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें जो अछूत जातियां मानी जाती थी, उनको टेम्पल एंट्री की इजाजत नहीं थी, मंदिर में नहीं घुसने देते थे। अभी बाबा साहब ने कहा कि मंदिर में घुसने का हमको राइट्स होना चाहिए, तो मंदिर में घुसने का राइट होना चाहिए। वहां पर सत्याग्रह हुआ, लाठियां चली, लोगों के सर फूटे, अल्टीमेटली घुसने का राइट मिल गया। गांधी ने भी एक समय के बाद ये माना कि लोगों को मंदिर प्रवेश की इजाजत होनी चाहिए, प्रोवाइडेड जो लोग मंदिर चला रहे हैं वो इसके लिए तैयार हो जाए। तो गांधी और सावरकर में भी यहाँ फर्क है। सावरकर कह रहे हैं कि सबको मंदिर प्रवेश की इजाजत होनी चाहिए, गांधी कह रहे हैं कि मंदिर प्रवेश की इजाजत होनी चाहिए तब जब मंदिर के संचालक चाहें। बाबा साहब कह रहे हैं कि मंदिर प्रवेश की इजाजत होनी चाहिए। तीन अलग अलग विचार आते हैं। अभी बाबा साहब के विचार पे बात करते हैं, बाकी दोनों विचारों को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो फिर एक बहुत लंबा व्याख्यान हो जाएगा और उसमें फिर समय लग जाएगा, और ऑलरेडी मैं कितना समय ले चुका हूँ मुझे पता नहीं। तो ये जो बाबा साहब टेम्पल एंट्री के राइट्स मानते हैं, लेकिन टेम्पल एंट्री, मंदिर प्रवेश की वो अधिकार की जब डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए बाबा साहब खुद जब टेम्पल एंट्री अलाउड हो जाती है तो टेम्पल में एंटर नहीं करते। आप देखिए ये बहुत बारीक और बहुत ही सूक्ष्म बात है।
ऐसा नहीं कि उनको किसी से नफरत है या कोई समस्या है, लेकिन अगर आप बाबा साहब को देखें तो टेम्पल एंट्री का जब वो आंदोलन कर रहे हैं तो उस समय और देश में क्या चल रहा है इसको समझने की जरूरत है। उसी समय साइमन कमीशन भारत आ रहा है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और अनटचेबल्स कास्ट्स के लिए अलग मतदार क्षेत्र बनेंगे, इसका विचार पर बहस हो रही है। बाबा साहब टेम्पल एंट्री का आंदोलन करके ब्रिटिशर्स को ये बता रहे हैं कि हमको ये लोग अपने मंदिर में जाने नहीं देते हैं, अपने सार्वजनिक तालाब का पानी पीने नहीं देते हैं, ये अपना मानते ही नहीं है, इसलिए हमको अलग से राइट्स दो। अब ये राइट्स के डिमांड के लिए वो ये चीजें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको पीने के लिए पानी नहीं है, तो अपने कहीं कुएं में जाएंगे पानी पिएंगे। पानी पीने में क्या समस्या है? आपके पास 500 पानी पीने का और सोर्स है। वो 14 तालाब में ही पानी पीना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो ऐसा नहीं प्यास लगी, इसलिए कि वो दिखा रहे हैं कि सरकारी तालाब है और यहाँ पर पानी पीने का सबको इजाजत होनी चाहिए। ये इजाजत हमें नहीं दी जा रही है, हमको अलग माना जा रहा है, हमको अलग राइट्स दो। ये मंदिर है, ये टेम्पल है, टेम्पल एंट्री हमको अलाउड नहीं है, ये हमको अपना नहीं मान रहे, हमको अलग राइट दो। अब ये स्ट्रेटेजिक है, इसको आप अगर समझेंगे तो ये एक रणनीतिक फैसला है। इसके जरिए बाबा साहब कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये ब्रिटिश सरकार को ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमें वननेस नहीं है और हम अलग हैं और इसलिए हमको अलग राइट्स मिलना चाहिए। या इवन एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जब बाबा साहब लिख रहे हैं तो देखिए भाषा में कितना तीखापन और कितनी तेजी है। बहुत मतलब वो हार्श लैंग्वेज है, वो मतलब डंडा लेकर कास्ट चलाने वालों को दौड़ा रहे हैं। लेकिन वही बाबा साहब जब संविधान लिख रहे हैं, कुछ ही साल की बात है, मतलब ये 15 साल का फासला है। 1936 में वो एनालिसिस ऑफ कास्ट लिख रहे हैं, 1935 में, और 1946 आते आते वो संविधान सभा में बैठ जाते हैं। संविधान सभा में जब बाबा साहब बैठ जाते हैं उस समय देखिए उसके बाद वो कोई आंदोलन नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई टकराव नहीं, किसी के खिलाफ कोई तीखापन नहीं। यहाँ पर वो पूरा का पूरा भारत बना रहे हैं, पूरे भारत के लिए कानून बना रहे हैं। तमाम धर्म, तमाम जाति, तमाम लिंग, तमाम इलाकों के लोगों के लिए एक संविधान बना रहे हैं। यहाँ पर बाबा साहब डिप्रेस्ड क्लासेस के नेता नहीं है, यहाँ पर वो दलितों के नेता नहीं है, यहाँ पर वो फॉर्मर अनटचेबल्स या अछूतों के नेता नहीं है, यहाँ पर वो महान नेता नहीं है, यहाँ पर वो इन सबसे ऊपर राष्ट्र नेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर वो बाबा साहब कहते हैं कि मेरी एक ही आइडेंटिटी है, मेरी एक ही पहचान है, वो पहचान मेरा भारतीय होना है। इंडियननेस इज माय ओनली आइडेंटिटी, बाकी सारी आइडेंटिटी पीछे है। वो संघर्ष के समय की आइडेंटिटी थी, वो आंदोलन के समय की आइडेंटिटी थी। आप हमारे साथ खराब व्यवहार करते थे, हम आपसे लड़ रहे थे, और आपसे लड़ रहे थे तो आपको बुरा भला कह रहे थे, आप हमको गाली दे रहे थे, हम आपको कह रहे थे ये आदमी गाली देता है, आप हमको छूने से मना करते थे, हम बोलते हैं ये बदमाशी कर रहा है। लेकिन जब मुझ पर अब दायित्व आ गया कि पूरे देश के देश आगे कैसे चलेगा और आगे 100, 200, 300 साल इसको कैसे चलना है, ये काम जब आपने मेरे ऊपर सौंप दिया है, तब बाबा साहब की लैंग्वेज देखिए एकदम बदल गई। बाबा साहब को वॉल्यूम यहाँ निकाल कर आप पढ़ लीजिए। 1920 के बाबा साहब, 1930 के बाबा साहब, इवन 1946 के बाबा साहब, और 1950 में संविधान लिखते हुए बाबा साहब, एकदम अलग लैंग्वेज, एकदम अलग भाषा। हर वो व्यक्ति जीवन के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग चीजें हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जब वो एजुकेशन ले रहा है तब वो सोशियोलॉजी और लॉ और इकोनॉमिक्स को पढ़ के भारतीय समाज को समझने की कोशिश कर रहा है। जब वो व्यक्ति फॉर्मर अनटचेबल्स के लिए, अछूतों के लिए, जिसको अछूत कहा जाता था, उनके लिए जब आंदोलन कर रहा है तो वो एंटी कास्ट एक्टिविस्ट है, वो उनके राइट्स की डिमांड कर रहा है, वो उनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से कंसेशंस मांग रहा है। वो उस समय एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखकर हिंदुओं को कह रहा है कि आप सुधर जाओ वरना आपको दिक्कत होने वाली है। वो उस समय व्हाट गांधी एंड कांग्रेस डिड टू अनटचेबल्स जैसी किताबें लिख रहा है। वही व्यक्ति जब आगे चलकर संविधान लिख रहे हैं या थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिख रहे हैं तो बहुत अलग बाबा साहब नजर आते हैं, एकदम अलग बाबा साहब नजर आते हैं। इसलिए बहुत खतरा है हम लोगों को कि बाबा साहब का 1918 के या 1920 का 2 लाइन निकाल के, मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ी फोटो है, उसमें
बहुत सारी चीजें बनी हुई है, उसका एक कोना आपने यहाँ देख लिया और बोला कि ये फोटो है। ये फोटो नहीं है। आप इस पूरे पूरे पिक्चर को अगर एक साथ थोड़ा दूर से नहीं देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा सा फोटो के अंदर में वहां पर एक चिड़िया बनी हुई है, बोलेंगे आप ये चिड़िया की फोटो है। ये चिड़िया की फोटो नहीं है, ये एक्चुअली पूरे आसमान की फोटो है जिसमें एक चिड़िया है। लेकिन आपने देखा चिड़िया तो 1918 के बाबा साहब को जो देख रहे हैं, जिसमें आपको बाबा साहब कह रहे हैं कास्ट वगैरह को लेकर बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, और उसमें बिटरनेस है, उसमें कड़वाहट है जो होनी चाहिए क्योंकि उनको झेलना पड़ा है। वो जब वेटिंग फॉर वीजा अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं तो किसी अपने टीचर की तारीफ नहीं कर रहे हैं कि उनको किसी टीचर से कोई मदद नहीं मिली है, और वो सारा एक बहुत किस तरह से उनको पानी पीने से रोका जा रहा है, किस तरह से गाड़ी में चढ़ के जाने से रोका जा रहा है। वेटिंग फॉर ए वीजा जो उनकी किताब है, अपनी आत्मकथा, छोटी सी आत्मकथा है, उसमें वो बहुत किस तरह से उनको बड़ौदा में घर से निकाल दिया जा रहा है, ये सब लिख रहे हैं। लेकिन क्या बाबा साहब अपनी इस बिटरनेस को, इस कड़वाहट को, इस बुरे अनुभव को उस समय वो कितनी आसानी से भूल जाते हैं जब वो लॉ मिनिस्टर बनके पूरे देश की महिलाओं को आजाद करने के लिए, पूरे देश की महिलाओं को राइट देने के लिए हिंदू कोड बिल लिख रहे हैं, जिससे वो कह रहे हैं कि देखो तुमको अपने लड़कियों को भी प्रॉपर्टी राइट देने चाहिए, तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो पत्नियों को भी तुमको छोड़ने के राइट्स होने चाहिए, इनहेरिटेंस के रूल ऐसे होने चाहिए। ये देखिए, अब उस समय वो अछूत कहे जाने वाले जातियों की महिलाओं की मुक्ति नहीं सोच रहे हैं, उसमें पूरे देश की मुक्ति सोच रहे हैं। वो सब पूरे देश की आधी आबादी की मुक्ति सोच रहे हैं, उनकी महिलाओं की आजादी। वो कह रहे हैं ना कि कोई देश, मैं किसी समाज की प्रगति इस बात से आंकता हूं कि महिलाओं की स्थिति क्या है। इस समय वो महार जाति, दलित या बहुजन, इन महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, सारी महिलाओं की बात कर रहे हैं। उनके दिमाग में क्षत्रिय महिलाएं भी हैं, वैश्य महिलाएं भी हैं, राजपूत मतलब ब्राह्मण महिलाएं, सबकी मुक्ति की बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली किसी व्यक्ति का एक सेक्शनल लीडर से, एक एथनिक लीडर से नेशनल लीडर बन जाना होता है। इस ट्रांजिशन को हमको समझना चाहिए। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो बाबा साहब को हम फिर वही है कि हम पूरे पिक्चर का एक कोना देखकर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यही असली पिक्चर है। जैसे बोलते हैं ना कि एक हाथी को 7 लोगों को आंख में काला पट्टी बांध दिया गया और एक हाथी रख दिया गया, और छू के किसी ने कहा कि जिसने उसका सूंड देखा उसने कहा कि ये कोई पेड़ का तना है, किसी ने कान देखा तो उसने बोला कि ये कुछ वो सूप टाइप की चीज है, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, तो अपने अपने ढंग से लोगों ने समझा कि हाथी तो किसी ने देखा ही नहीं। तो एक्चुअली बाबा साहब की राइटिंग में नेशन को लेकर जो विचार सामने आ रहा है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी है, वो एक यात्रा है। बाबा साहब को उस एक यात्रा पर निकले हुए आदमी के तौर पर देखिए, जो 1918 से एक तरह से उनकी जर्नी शुरू होती है और 1956 तक जाती है। ये देखिए बहुत मतलब दिलचस्प है कि जो बाबा साहब हिंदू धर्म के सुधार की बात कर रहे हैं, वो बाबा साहब एक समय पर जाकर बुद्धिज्म भी लेते हैं, और इसके बावजूद संविधान में ये व्यवस्था करते हैं आर्टिकल 25 में कि हिंदू धर्म की परिभाषा के अंदर वो बौद्धों को रख रहे हैं। तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना जटिल है। इसको समझना भी अपने आप में बहुत जरूरी है कि ये कितना, मतलब कोई कहेगा कि तो अलग अलग कितने अलग तरह की बातें हैं। एक बाबा साहब हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे बुरा धर्म बता रहे हैं एनालिसिस कास्ट में, वही बाबा साहब खुद बुद्धिज्म भी ले रहे हैं। किसी समय वो हिंदुओं के सुधार की कोशिश कर रहे हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वो हिंदू धर्म की ब्रॉड डेफिनेशन के अंदर में हिंदू, जैन और सिख को भी रख रहे हैं। अभी कितना अलग अलग तरह का विचार लग सकता है, लेकिन इन सारे विचारों को जब आप एक साथ रख देंगे तो फिर एक कंप्लीट पिक्चर है, और इसमें कहीं पर भी कोई विरोध भी नहीं है। वो जिस समय उनको एक तरह से आप उनको समझिए कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जिस समय जिस प्रोजेक्ट में है उस काम को कर रहे हैं। पढ़ाई के प्रोजेक्ट में है, इंडियन सोसाइटी को समझना है, उस समय वो इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समय ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएशन में है, उस समय नेगोशिएटर है। जिस समय वो डिप्रेस्ड क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ऑर्गेनाइजर है। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि पूरे देश के लिए लिखना है, पूरे देश के नेता, वो पूरे देश के लॉ मिनिस्टर हैं। तो ये जो
व्यक्ति अंबेडकर सेक्शनल लीडर टू नेशनल लीडर, ये जो जर्नी है ये उनकी बहुत स्वाभाविक जर्नी है और इन दोनों में अलग टकराव भी नहीं है। मंदिर प्रवेश के लिए की बात करने वाला व्यक्ति किसी मोड़ पर जाकर जब उसको मंदिर प्रवेश का मौका मिलता है तो मंदिर के अंदर नहीं जाता है। और ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है, इन दोनों में कोई टकराव भी नहीं है। ये दोनों एक व्यक्ति ये दोनों चीजें कर सकता है, बहुत स्वाभाविक है। कॉमन मतलब आप कॉमन सेंस से अगर आप कहेंगे तो ये कह लगेगा कि ये एक ही व्यक्ति ये दो चीजें क्यों कर रहा है। वो वही व्यक्ति जो एक विषय पर एक विचार रख रहा है, वही 5 साल बाद वो विचार बदल रहे हैं। किसी समय वो कह रहे हैं कि गांधी और कांग्रेस ने कितना बुरा किया, वो कांग्रेस के निमंत्रण पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जाते हैं, संविधान सभा में जाते हैं ना, और उसी कांग्रेस की सभा में लॉ मिनिस्टर बन रहे हैं। और उससे ठीक पहले वो कांग्रेस को लेकर बहुत क्रिटिकल भी हैं, गांधी को वो अछूतों का दुश्मन भी मान, लेकिन फिर गांधी के साथ नेगोशिएशन करके पुनः पैक्ट भी कर रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक समय में बाबा साहब जो लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनका है प्रोजेक्ट, और उस समय के वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो एज प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, इसके लिए मुझे जो भी करना है वो करना है। अब ये जो विचार है, अभी जो आपने मुझे दिखाया ना, जो अभी आपने म्यूजियम दिखाया, उसमें एक लिस्ट बनी हुई है कि बाबा साहब के कौन कौन टीचर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। उसमें एक नाम है जॉन डेवी, प्रोफेसर जॉन डेवी, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ाया है। और बाबा साहब जिस टीचर का नाम सबसे ज्यादा लेते हैं और जिस टीचर की सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं वो जॉन डेवी है। और जॉन डेवी जो है वो दुनिया में प्रैग्मेटिज्म, जो जिस समय की स्थितियां हैं उसके हिसाब से आपको संचालित होने की एक फिलोसॉफिकल आजादी और उसके हिसाब से व्यवहार करने का आपका तरीका, प्रैग्मेटिज्म जो है, बाबा साहब यहाँ पर प्रैग्मेटिक बाबा साहब हैं कि आपको एक सिचुएशन में आपको खुद को कैसे कंडक्ट करना है। एक चीज उनके दिमाग में इसके बावजूद, अब प्रोजेक्ट तो किसी के दिमाग अलग अलग तरीके का हो सकता है ना, प्रोजेक्ट तो ये भी हो सकता है कि मुझे उसके घर में डाका डालना है, नाउ दिस इज ए प्रोजेक्ट, दिस कैन बी ए प्रोजेक्ट। मुझे करप्शन करके 5,000 करोड़ रुपए कमाना है, ये भी तो प्रोजेक्ट हो सकता है। मुझे एक बिल्डिंग यहाँ बनानी है और इसके लिए मुझे यहाँ पर इस गांव को जबरदस्ती खाली कराना है, जिससे अगेन प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाबा साहब जब प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो प्रोजेक्ट को चुनने के तरीके में ने बाबा साहब को बाबा साहब बनाया कि किस समय वो कौन सा प्रोजेक्ट चुन रहे हैं। वो प्रोजेक्ट चुनते समय उनकी जो कंटिन्यूटी है, जो निरंतरता है कि कौन सा प्रोजेक्ट चुन रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट चुन रहे हैं, अलग अलग समय में अलग अलग काम वो कर रहे हैं। लॉयर हैं, कभी टीचर हैं, कभी वो इंस्टीट्यूशन बिल्डर हैं, किसी समय वो भारत में नदी पर बांध बनाकर कैसे बिजली बनानी है उसकी कमेटी के वो चलाते हैं, किसी समय आरबीआई कैसे बनानी है इसके लिए वो थीसिस लिख रहे हैं। अलग अलग समय में अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ काम करते हुए बाबा साहब के टोटल अगर आप वही जो आपने करीब 40 परिचय लिखे हैं ना अपने आप बाहर अपने म्यूजियम में, उन 40 या 42 शायद थे, 42 अलग अलग परिचय। उन 42 परिचय कॉमननेस क्या है, यूनिटी क्या है? उन 40-42 प्रोजेक्ट को अगर आप अलग अलग खड़ा कर देंगे कि ये काम इतने काम करने की उन्होंने कोशिश की, कुछ में सफल हुए, कुछ में असफल हुए। इसमें कॉमननेस मेरे ख्याल से ये है कि बाबा साहब नंबर 1 ही इज अल्टीमेट डेमोक्रेट, लोकतांत्रिक विचारों के वो प्रहरी। नंबर 2 वो समाज के हर हिस्से को राजकाज से लेकर संचालन में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। नंबर 2। नंबर 3 जो पुराने विचार आपके समाज के बीच में कटुता पैदा करते हैं उन विचारों का निषेध, ये नंबर 3। चौथा, लोगों के अंदर में वननेस, कॉमननेस, किथ एंड किन की भावना, जो उनके नेशन की डिफिनेशन। ये 4 आप खूंटे गाड़ लीजिए, ये 4 डॉट्स, इसके बीच में बाबा साहब के सारे प्रोजेक्ट फिट हो जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, असल में आदमी प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट क्या चुन रहा है, किस समय मैं क्या प्रोजेक्ट चुन रहा हूँ, इसमें ये मुझे यूनिक बनाता है। हर आदमी के जीवन के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। अभी आपका प्रोजेक्ट हो सकता है कि यहाँ जाने के बाद मुझे जुआ खेलना है, किसी का प्रोजेक्ट हो सकता है कि यहाँ जाके मुझे टीवी देखना है, किसी का प्रोजेक्ट हो सकता है कि यहाँ बाद जाके खाना है, सो जाना है, किसी को प्रोजेक्ट है कि यहाँ जाने के बाद मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, किसी का प्रोजेक्ट हो सकता है यहाँ जाने के बाद अपना दोस्त
से मैं मिलूंगा। अलग अलग प्रोजेक्ट हो सकते हैं, हर आदमी का अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन बाबा साहब जिन प्रोजेक्ट्स को चुन रहे हैं उन प्रोजेक्ट में जो एक यूनिटी है, जो डॉट्स के बीच में उनका प्रोजेक्ट है, उसमें ये जो मैंने 4 आपको पिलर्स बताए, इसके अंदर आप पूरे बाबा साहब को फिट कर लीजिए, इससे बाहर नहीं है वो। ये यहाँ पर सारे काम उन्होंने जीवन में जो भी काम किए, लॉयर बने तो किस तरह के केसेस लिए, जब वो अंग्रेजों के साथ नेगोशिएशन में है तो किस तरह के इश्यूज पे नेगोशिएट कर रहे हैं, किस तरह के आंदोलन के मुद्दे चुने, क्यों 14 तालाब चुना, क्यों कलाराम टेम्पल चुना, क्यों वो गांधी के साथ नेगोशिएशन में जा रहे हैं, क्यों पूना पैक्ट कर रहे हैं, क्यों पूना पैक्ट करने के बाद ये कह रहे हैं कि पूना पैक्ट में हमारे साथ धोखा हुआ, क्यों बोल रहे हैं, क्यों वो एनालिसिस ऑफ कास्ट लिख रहे हैं, क्यों कास्ट की चर्चा उन्होंने वो एक समय के बाद बंद कर देते हैं, क्यों वो नेहरू के कैबिनेट से वो इस्तीफा देते हैं। ये सारे पॉइंट्स अगर उनके आप लाइफ के देखें तो आपको एक सूत्र के अंदर में सब कुछ जुड़ा हुई एक माला की तरह दिखेगी। तो वो ये कहीं पर भी वो सिरा नहीं छोड़ रहे हैं वो, क्योंकि आप देखिए, जैसे अब मैं आपको एक और आखिरी उदाहरण दे रहा हूं कि वो बाबा साहब के बारे में मेरा एक मानना है कि बाबा साहब डाइड सॉर्ट ऑफ अनसेटिस्फाइड मैन, असंतुष्ट व्यक्ति की तरह उनको जाना पड़ा, क्योंकि वो भारत को जैसा देखना चाहते थे वैसा भारत वो देख नहीं पाए, भारत को इससे बेहतर देखना चाहते थे। और जब उनके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे थे भारत सरकार में रहते हुए, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। और ये इस्तीफा ये बताता है कि भारत की जो जर्नी उन्होंने सोची थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने के बाद, भारत को जैसा राष्ट्र वो देखना चाहते थे, राष्ट्र की उनकी जो परिकल्पना है, राष्ट्र का जो उनका विचार है, जो वही मैं आखिरी बार उनका वही विचार फिर से पढ़ रहा हूँ कि वो एक सोशल फीलिंग है जिसमें वननेस होनी चाहिए और सारे लोगों के बीच में ये विचार होना चाहिए कि वो एक तरह से रिश्तेदारी, बहुत क्लोजनेस का भाव होना चाहिए हर नागरिक में। ये संभव होता हुआ उनको नहीं दिख रहा था तब उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये कास्ट और जाति का जो उत्पीड़न है वो खत्म नहीं हो रहा है। जब हिंदू कोड बिल जब लागू नहीं हो पाया तो उनको लगा कि जेंडर के आधार पर जो भेदभाव है स्त्री पुरुष का, वो इस राष्ट्र में नहीं खत्म हो पाएगा। ये फिर उसके बाद उन्होंने देखिए जो इस्तीफा का पत्र है, लेटर है, वो लेटर हमको पढ़ना चाहिए, उसके बगैर बाबा साहब को नहीं समझा जा सकता है कि बाबा साहब, क्योंकि देखिए एक तरीका है किसी व्यक्ति को पढ़ने का कि या देखने का कि मैं अपने जीवन में 2000-5000 काम करता हूँ, लाखों शब्द लिखता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में आखिर के दिनों में जिन विचारों तक पहुंच रहा हूँ वही मेरे फाइनल विचार हैं। उससे पहले के विचार मेरी यात्रा के दौरान के विचार हैं, वो मेरी जर्नी के विचार हैं। वो फाइनल कल्मिनेशन पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, उससे पहले के जो विचार हैं वो विचार सुपरसीड हो जाते हैं मेरे बाद के विचारों से। बाबा साहब अपने लगभग फाइनल विचार जो हैं वो आपको उसका पॉइंट मैं मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब फाइनली क्या विचार रख रहे हैं। उससे पहले के भी विचार हैं वो बहुत जरूरी है, एनालिसिस ऑफ कास्ट बहुत जरूरी है, हु वेयर सुधराज पढ़ना बहुत जरूरी है, हु वेयर अनटचेबल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, उनका कास्ट पे जो थीसिस है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अल्टीमेट बाबा साहब, फाइनल बाबा साहब, उनका हमारे समाज के लिए क्या संदेश है इसको समझना है तो बाबा साहब के बाद की राइटिंग्स पढ़नी चाहिए, फाइनल राइटिंग्स। उसमें मैं मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को मानता हूँ। उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का लास्ट भाषण तो बहुत जरूरी है जो 25 नवंबर 1949 को उन्होंने किया। इसके अलावा बाबा साहब के लॉ मिनिस्टर रहते हुए उनके जो काम है उसको देखना चाहिए, बाबा साहब के इस्तीफे का पत्र पढ़ना चाहिए, और बाबा साहब जब अलग हो जाते हैं नेहरू कैबिनेट से उसके बाद जब वो बुद्धिज्म तक जाते हैं उस समय के विचार पढ़ने चाहिए। बाबा साहब फाइनल बाबा साहब हैं, ये अल्टीमेट बाबा साहब हैं जो एक तरह से व्यक्ति अपना जीवन के सारे अनुभवों के बाद अपनी बात लिख रहे हैं, सब कुछ समझ गया, जो कुछ समझ में आया सारा जीवन जी लिया। ये मेरे विचार हैं आपके लिए, ये बाबा साहब जब रख रहे हैं। इसमें जब वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं नेहरू को तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ लेकिन मैं एक लेटर लिखना चाहता हूँ, और ये लेटर इसलिए लिखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे इस्तीफे को वरना गलत समझा जाएगा, लोगों को लगेगा कि XYZ कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उन्होंने बाकायदा एक पूरा लेटर लिखा है। इसमें जो मुख्य वजहें बता रहे हैं इस्तीफा देने की, उसमें सबसे प्रमुख वजह बताते हैं हिंदू कोड बिल। मैं भारत की महिलाओं को मुक्त करना चाह रहा था, उनको प्रॉपर्टी राइट्स देना चाह रहा था, उनको तलाक का अधिकार देना चाह रहा था। शादी जो यहाँ पर बहुत अराजक तरीके से चलती है, एक एक पुरुष
5-5, 7-7 औरतें शादी कर रहा है, किसी को रखता है नहीं रखता है, ये अराजकता दूर करना चाह रहा था, सिस्टम में चीजों को डालना चाह रहा था। ये मैं नहीं कर पाया, आप लोगों ने ये हमें नहीं करने दिया, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने इस्तीफे की वजह बताई कि हमने संविधान में तय किया था कि आर्टिकल 340 के तहत इस देश में जो ओबीसी हैं, ओबीसी नाम उसमें नहीं दिया उन्होंने, बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसके लिए हम एक आयोग बनाएंगे और उनके विकास के लिए इनके हम कुछ उपाय सुझाएंगे, इसके लिए कमीशन बनाएंगे। ओबीसी के लिए आपने कोई काम नहीं किया, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। नंबर 3, उन्होंने बताया कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है ये पॉलिसी ठीक नहीं है और इससे भारत के महान राष्ट्र बनने में बाधा है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। नंबर 4, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मेरी सारी ट्रेनिंग इकोनॉमी की है, आपने मुझे एक ऐसा विभाग दे दिया है जिस विभाग में मेरे लिए करने के लिए कुछ काम नहीं है, क्योंकि लॉ तो हमने बना लिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लॉ सारे बना लिए, इसके बाद आप मुझे लॉ मिनिस्टर बना रहे हैं, जिसमें करने के लिए मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। लॉ मिनिस्टर क्या करेगा जिस समय की एक नया राष्ट्र बन रहा है, लॉ फ्रेम हो चुका है, आप मुझे अब लॉ मिनिस्टर बना रहे हैं, मेरे पास करने के लिए काम नहीं है। ये वजहें बता रहे हैं। इसमें देखिए बाबा साहब की चिंताएं क्या है, जेंडर का जस्टिस, स्त्री पुरुष समानता का अधिकार, ओबीसी को अधिकार देना, राष्ट्र के विकास के लिए नई आर्थिक नीति बनाना और भारत की अच्छी विदेश नीति बनाना। ये 4 प्राइम कंसर्न जब पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो आदमी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके चला जाता है। इस समय देखिए वो नहीं बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में क्या क्या समस्याएं हैं, वो एनालिसिस ऑफ कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इस समय वो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य ये सब कोई बात नहीं कर रहे हैं, इस समय अनटचेबल की बात नहीं कर रहे हैं। इस समय वो नेशन बिल्डर अंबेडकर हैं, जो कि अपने नेशन बिल्डिंग के सपनों को पूरा न होते हुए देखकर वो कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं। ये अल्टीमेट बाबा साहब, ये फाइनल बाबा साहब, ये मतलब उनका फाइनल पॉइंट है। ये इससे पहले की चीजें जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति के जीवन में हम यहाँ से एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट में जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बीच की यात्रा भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम कहाँ पहुंच रहे हैं, ये फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट बाबा साहब का ये विचार है जहां पर कि शेड्यूल कास्ट के अधिकारों के लिए कानून बन गए हैं, ओबीसी को लेकर कानून नहीं बने हैं और आप बनने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। आप औरतों की आजादी के लिए मुझे कानून नहीं बनाने दे रहे हैं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। आप मुझे एक अच्छी आर्थिक नीति बनाने नहीं दे रहे हैं जिससे कि इस देश में आर्थिक असमानता दूर हो और देश का विकास हो, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और अब भारत की एक स्वतंत्र अच्छी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना रहे। तो ये एक्चुअली बाबा साहब का जो नेशन का विचार है, मेरे ख्याल से मेरा एक सुचिंतित दृष्टिकोण है कि पूरे बाबा साहब को हमेशा कोई एक लाइन उठा के कहीं से मत पढ़िए। बाकी अब संभव नहीं है किसी के लिए उनका 18 वॉल्यूम में लिखा हुआ लाखों शब्द हर आदमी तो नहीं पढ़ सकता है ना, संभव है। लेकिन कोर आइडिया के तौर पर बाबा साहब को अगर देखना है तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर जो उनके विचार हैं उसके साथ देखना चाहिए। बाबा साहब को सिर्फ और सिर्फ एंटी कास्ट एक्टिविस्ट, दलितों के उद्धारक, इतनी छोटी आइडेंटिटी के मन मत डालिए। बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत महान व्यक्ति हैं, उनको कोई छोटी पहचान, कोई नैरो आइडेंटिटी में अगर समेटेंगे तो राष्ट्रवादी अंबेडकर को आप नहीं समझ पाएंगे। और भारत में सबसे बड़े राष्ट्रवादी, सबसे बड़े नेशनलिस्ट के तौर पर फूले साहू अंबेडकर की जो परंपरा है, इसको नेगेट करके फिर ये राष्ट्र नहीं बनता है। तो फूले साहू और अंबेडकर की महान परंपरा को नमन करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो वो जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ मेरी बात सुनी और काफी सारा समय मैंने ले लिया मुझे लगता है। और बात और हो सकती है, हम लोग फिर कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। बाबा साहब को आप लोग पढ़ें और मेरा निवेदन ये भी है कि बाबा साहब को एक थॉरोनेस में, एक कंप्लीट बाबा साहब को जानने की कोशिश करें। और बाबा साहब को पढ़ते समय ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज को भी साथ में रखें। ये टोटल जो हम बार बार कह रहा हूँ ना कि पिक्चर का एक कोना नहीं देखें। बाबा साहब को अगर आप बुद्ध, कबीर, चोखा मेला, संत तुकाराम और
फुले साहू महाराज, गाडगे महाराज, इनसे अलग करके सिर्फ बाबा साहब को देखेंगे तो बाबा साहब फिर नहीं समझ में आएगा। वो लगेगा कि मतलब क्या अलग अलग तरह से वो समझ में आएगा। तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बाबा साहब को समझना है तो एक पूरा एक बड़ा पिक्चर बनाइए जिसमें कि सारे लोग हैं और इनका जो विचारों का एक पूरा कल्मिनेशन है, पूरा निचोड़ जो है, पूरा एक मतलब जैसे सार तत्व है, अल्टीमेट रिजल्ट, नेट रिजल्ट, वो बाबा साहब में एक नजर आएगा आपको। बाबा साहब को पढ़ने का शायद ये तरीका होगा। दूसरा, बाबा साहब को स्थिर रूप में मत पढ़िए कि वही कि मैंने 1920 की एक किताब निकाली और बाबा साहब ने कहा था, ये मत कीजिए। मतलब ये थोड़ा सा ना इसमें समस्या आएगी, बार बार समस्या आएगी इसमें। आप बाबा साहब ने कहा था कि नाम पे इस देश में कुछ भी चल रहा है, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, देश में क्या चल रहा था, किनसे कहा था, कहा के क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय वो किस प्रोजेक्ट में थे, किस प्रोजेक्ट के मैनेजर थे। इसको अगर नहीं समझेंगे तो बाबा साहब आपको कभी एकदम कास्टिस्ट दिख सकते हैं, किसी समय वो किसी धर्म के खिलाफ दिख सकते हैं, किसी समय वो किसी विचार के खिलाफ दिख सकते हैं, किसी समय वो ये समझ में आएगा कि बहुत नैरो सोच रहे हैं, किसी समय लगेगा कि वो सिर्फ एक जाति को के लोग सेना में जाए इसके लिए वो पिटीशन दे रहे हैं। मतलब आप एक टुकड़ा उठा लेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखना ही पड़ेगा। मतलब कई बार होता है ना, उसका एक तरीका है असल में कि जिसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, थोड़ा दूर चले जाइए। मतलब जैसे ये 2021 में आप बाबा साहब को देख रहे हैं और बाबा साहब का कब देख रहे हैं, 1930 का, सिर्फ उतना सा देख रहे हैं, नैरो गेज बना लिया आपने, यू गेज। इस गेज की जगह आप थोड़ा दूर चले जाएंगे ना तो आपको ये ब्रॉड व्यू मिलेगा। तो थोड़ा सा ब्रॉड व्यू लीजिए, मतलब कि उसमें ब्रॉड व्यू लेने का सबसे आसान तरीका है, बाबा साहब ने कहा था, इसके साथ 2-3 क्वेश्चन साथ में रख लीजिए। किससे कहा था, कब कहा था, उस समय देश दुनिया में क्या चल रहा था, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था, उनके अपने समाज की स्थिति क्या थी, किस प्रोजेक्ट में थे, किसका भला सोच रहे थे। ये 4-5 क्वेश्चन अगर साथ में पोज कर देंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने बुलाया सर। थैंक यू अंकल साहब, धन्यवाद। आदरणीय दिलीप मंडल साहेबांनी राष्ट्र निर्माणामधलं बाबासाहेबांचं योगदान सांगता सांगता बाबासाहेबांच्या जीवनातले जे वेगवेगळे पैलू आहेत त्याकडे नेमकं कोणत्या दृष्टीनं, कोणत्या नजरेनं आणि किती व्यापकपणे पाहायला हवं याचं एक विश्लेषण आपल्या समोर या ठिकाणी ठेवलं। आणि निश्चितच या पुढच्या काळात बाबासाहेबांकडे बघण्याची एक वेगळी दृष्टी या व्याख्यानामुळे मिळाली। त्यामुळे दिलीप मंडल साहेबांच्या या व्याख्यानासाठी आपण पुन्हा एक बार जोरदार टाळ्यांचा गजर या निमित्ताने करतो आहोत। आज या व्याख्यानाच्या निमित्तानं आदरणीय महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर साहेब, त्यांना एक महत्वाचं काम असल्यामुळे ते जरी इथून गेलेले असले तरी ते YouTube लाईव्ह वरून हा कार्यक्रम पाहत पाहत त्यांनी प्रवास केलेला आहे, हेही त्यांनी संदेशाद्वारे पाठवलेलं आहे। त्याचप्रमाणे अतिरिक्त आयुक्त सन्माननीय विजयकुमार मसाळ साहेब, उपायुक्त सन्माननीय डॉक्टर श्रीराम पवार सर, शिक्षणाधिकारी सन्माननीय अरुणा यादव मॅडम, कार्यकारी अभियंता प्रवीणजी गाडे, माजी उपायुक्त सन्माननीय दादासाहेब चाबुकस्वार साहेब, संध्या अंबादे मॅडम, त्याचप्रमाणे माजी महापौर सुधाकर सोनवणे साहेब, सन्माननीय माजी नगरसेवक संजू वाडे साहेब, माजी नगरसेवक GS पाटील साहेब, हेमांगी सोनवणे मॅडम, अंकुश सोनवणे साहेब, विनय तथा बंडू मोरेजी, त्याचप्रमाणे अष्टपैलूची आमची सर्व सोशल मीडिया टीम आणि या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असलेली पत्रकारिता क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमत्व, अर्थातच मटा ऑनलाईनचे संपादक सन्माननीय अभिजित कांबळेजी, सन्माननीय ABP माझाचे अभिजित कारंडेजी, सकाळचे विनोद राऊतजी, BBCचे आणि कोरा या समूहाचे प्रशांत ननावरेजी, त्याचप्रमाणे सर्वात शेवटी ज्यांचा महत्त्वाचा उल्लेख या व्याख्यानाच्या निमित्ताने करावासा वाटतो की नवी मुंबई महानगरपालिकेला या संपूर्ण महानगरपालिकेच्या आयोजनामध्ये ज्यांचं अतिशय महत्त्वपूर्ण असं योगदान लाभलं अशा प्रफुल्ल वानखेडे साहेबांसाठी सुद्धा आपण जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया, कारण त्यांच्यामुळे हे सगळं घडून येतं, शक्य होतं। या सर्व मान्यवरांचे पुन्हा एक वार मनपूर्वक आभार मानतो। फेसबुक लाईव्ह, YouTube लाईव्ह आणि इंस्टाग्राम लाईव्ह वरून हा कार्यक्रम होणाऱ्या सर्व रसिकांचे मनपूर्वक आभार मानतो, उपस्थित रसिकांचे आभार मानतो। उद्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्तानं अर्थातच या ठिकाणी हे ग्रंथालय आणि बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी हा ओघ या ठिकाणी नागरिकांचा सुरूच असणार आहे।
चैत्यभूमीवर सुद्धा आयुक्त साहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे आज आपल्या या स्मारकाच्या माहितीचा एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्टॉल उभारण्यात आलेला आहे, जेणेकरून देशापरदेशातून चैत्यभूमीवर येणाऱ्या सगळ्या नागरिकांना हे स्मारक त्या निमित्तानं बघता यावं. 2 लाखाहून अधिक नागरिकांनी गेल्या 2 वर्षात भेट दिलेली आहे. त्यामुळे हा जो काही ओघ आहे तो असाच चालू राहील याची खात्री आम्हाला आहे. पुन्हा एक वार नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीनं आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि साधारणतः पुढच्या महिन्यात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती आहे. त्या जयंतीचं औचित्य साधून सुद्धा या पुढचं व्याख्यान 3 जानेवारीच्या अनुषंगानं 3 जानेवारी किंवा 2 जानेवारीला होईल, हेही या निमित्तानं घोषित करत होतो. पुन्हा एक बार सर्व मान्यवरांचे आभार. और दिलीप मंडल साहब, आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ. धन्यवाद.